नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि रस निष्पत्ति से संबंधित मैं लगभग 60% लेकर उपस्थित हो जाऊंगा आपके सामने। तो ये जो है 60 से अधिक ही रहेंगे, 60 से कम नहीं रहने वाले हैं। और आज इन प्रश्नों को करने के बाद सभी प्रश्न मैं व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ। मैंने जो रस निष्पत्ति की जो पहली जो क्लास है मेरी व्याख्या वाली, उसमें भी मैंने ट्रिक आदि के माध्यम से इस तरीके से करवाया है कि एक बार क्लास करने के बाद परीक्षा तक आप नहीं भूलने वाले हो। और अभी जो क्लासें चल रही है ये मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षा से पहले ही आपको सारी क्लासें जो है सभी के टेस्ट उपलब्ध करवा दूं और सभी का रिवाइज करवा दूं एक बार, ठीक है ना। ये मेरा रहेगा लगभग। अभी थोड़ा पाश्चात्य काव्य शास्त्र चल रहा है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ी सी कम का मतलब दिन में 2 या 3 क्लास यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही साहित्य, क्योंकि साहित्य एक बार पहले करवा चुके हैं तो इसलिए साहित्य रिवाइज बाद में करवाऊंगा। जैसे ही साहित्य शुरू होगा तो वो आराम से एक दिन के अंदर हम जैसे लगभग आधा साहित्य एक दिन में और दूसरा आधे दिन में, ठीक है ना। यह कहने का मतलब एक दिन के अंदर ही हम आदिकाल भक्तिकाल, दूसरे दिन में रीतिकाल और फिर आधा आधुनिक काल और आधा आधुनिक काल ऐसे करके हम कंप्लीट कर देंगे। तो ज़्यादा नहीं समय लगने वाला है। विधाएं भी हम 2-4 दिन के अंदर उनके सभी के टेस्ट ले आएंगे। विधाएं मतलब जो अन्य रचनाएं वगैरह जो दे रखी हैं वो वाली। और अगर आप 15 दिन में लगभग सभी रिवाइज करना चाहते हैं, हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अगर सभी टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं, सभी के प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 100% सभी के सभी प्रश्नोत्तर मैं करवाने वाला हूं। आज भी रस निष्पत्ति जो पिछली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने ट्रिक के माध्यम से इतना आसानी से करवा दिया है कि बड़ी ही आसानी से याद रहेगा। परीक्षा तक किसी भी स्थिति में दोबारा देखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और बचा खुचा जो भी बचा है वो आज मैं रट्टे मरवा दूंगा, बार बार क्या है, कैसे है, कौन है, क्या है, ये सारी बातें करवा के आज मैं सारी चीज़ें रट्टे मरवा दूंगा। और उसके बाद अभी एक क्लास और आएगी हमारी, वो रहेगी ट्रिक वाली। उसके अंदर और भी अच्छे से आपको सारी बातें जो है याद हो जाएंगी। देखते हैं तो रस निष्पत्ति की बात करते हैं। तो रस निष्पत्ति क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र, रस के व्याख्याता या रस के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक, सबसे पुराना संप्रदाय, काव्य शास्त्र में सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है तो वो माना जाता है रस संप्रदाय। सर्वाधिक प्रसिद्ध संप्रदाय माना जाता है तो वो माना जाता है रस संप्रदाय। क्यों? क्योंकि भरत मुनि थे इसके, उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। दूसरी शती ईस्वी पूर्व का ये संप्रदाय है, ठीक है ना। और इस संप्रदाय में प्रमुख रूप से कौन आते हैं? भरत मुनि आते हैं जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। इसके अलावा अभिनव गुप्त आ जाते हैं, मम्मट आ जाते हैं, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने एक रस सूत्र दिया था जिसका नाम था विभावानुभाव व्यभिचारी शोंगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी शोंगाद्रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनमें से बाद के जो आचार्य थे उन्होंने 2 शब्दों को उठा लिया कि निष्पत्ति का क्या अर्थ है और संयोग का क्या अर्थ है। निष्पत्ति का क्या अर्थ है और संयोग का क्या अर्थ है, इन 2 शब्दों को लेकर बाद के बहुत से आचार्यों ने इस सूत्र की व्याख्या की थी। इस सूत्र की व्याख्या करने वालों में 4 लोग जो थे वो प्रसिद्ध थे। उनमें से पहले जो है रस सूत्र के प्रथम जो व्याख्याकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं भट्ट लोलट। कौन से माने जाते हैं? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत था वो था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद था। दूसरे जो थे वो शंकुक थे, उनका जो सिद्धांत था वो क्या था? अनुमितिवाद था। क्या नाम था? अनुमितिवाद। तीसरे जो थे वो थे भट्टनायक, उनका था भुक्तिवाद या भोगवाद। चौथे जो थे वो थे अभिनव गुप्त, जिनका अभिव्यक्तिवाद था। पहले थे भट्ट लोलट और सर्वाधिक प्रसिद्ध जो माने जाते हैं अभिनव गुप्त, अंतिम नहीं माने जाते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अभिनव गुप्त। सर्वाधिक मान्यता किसको मिली थी? अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद को ही मान्यता मिली थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किन की इसके अंदर व्याख्या की गई है कि निष्पत्ति और संयोग का अर्थ। अब निष्पत्ति की बात करें तो भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। 2 नंबर पर शंकुक आते हैं। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ माना है अनुमिति। शंकुक ने क्या माना है? अनुमिति। 3 नंबर पर भट्टनायक आते हैं। उन्होंने क्या माना है? भुक्ति। क्या माना है? भुक्ति माना है।
और 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं अभिनव गुप्त, उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। अब संयोग की बात आ जाते हैं। भट्ट लोलट ने संयोग का क्या अर्थ माना है? उत्पाद्य उत्पादक, उत्पाद्य उत्पादक। शंकुक ने क्या माना है? अनुमाप्य अनुमापक, अनुमाप्य अनुमापक। 3 नंबर पर भट्टनायक आते हैं, इन्होंने क्या माना है? भोज्य भोजक, भोज्य और भोजक। 4 नंबर पर कौन आते हैं? 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं अभिनव गुप्त, इन्होंने व्यंग्य और व्यंजक माना है, व्यंग्य और व्यंजक माना है। इन सभी बातों को मैं और अधिक करवा चुका हूं, लेकिन अभी आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो और अच्छे से हम कर देंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि रस की जो अवस्थिति है वो किस में मानी है? किसने? तो भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किस में मानी है? भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति अनुकार्य में मानी है। अनुकार्य मतलब मूल पात्र, जैसे राम आदि है या रावण आदि है, या फिर हम मान ले महाभारत के कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि, जो मूल पात्र है, जो ऐतिहासिक पात्र है, उनमें मानी है, अनुकार्य में मानी है, नायक में मानी है। ठीक है, नायक नायिका में, मूल पात्रों में मानी है। और जो शंकुक है उनके कई लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अनुकर्ता ही है मूल रूप से, उन्होंने अनुकर्ता में मानी। अनुकर्ता क्या होती है? जो नट नटी आदि होती है, जो अभिनय करने वाले होते हैं, उनमें मानी है। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं भट्टनायक, इन्होंने प्रेक्षक शब्द का किसका प्रयोग किया? प्रेक्षक का किया है। वैसे इनका मतलब ये था कि जो सहृदय होता है, जो सामाजिक होता है, जो पाठक होता है, जो दर्शक होता है, जो सामने बैठकर रामलीला देखता है, उसमें किसकी? रस की अवस्थिति मानी है। 4 नंबर पर अभिनव गुप्त आते हैं, उनका जो मूल नाम रहेगा वो सहृदय या सामाजिक रहेगा। सहृदय या सामाजिक में रस की स्थिति मानी है। वैसे उसको हम प्रमाता भी बोलेंगे, प्रेक्षक भी बोलेंगे, दर्शक भी बोलेंगे, पाठक भी बोलेंगे, सामाजिक भी बोलेंगे, सहृदय भी बोलेंगे। ये सारी बातें मुझे लग रहा है इसी से प्रश्न उठने वाले हैं, और आप देख सकते हैं सारी की सारी बातें। और पहली बार ब्रह्मानंद सोदर जो है भट्टनायक ने कहा था, और इन्हीं में से साधारणीकरण की बात करेंगे जब हम बोलेंगे कि 3 नंबर के जो रस सूत्र के व्याख्याकार है भट्टनायक, वही साधारणीकरण के प्रथम व्याख्याकार थे। साधारणीकरण को प्रस्तुत करने वाले वो भट्टनायक ही थे। उसके बाद अभिनव गुप्त आता है, फिर काफ़ी सारे लोग, रामचंद्र शुक्ल वगैरह काफ़ी सारे, वो वहाँ चलेंगे तब देखेंगे। ये अपनी 2 किताबें हैं, अगर किसी की हिम्मत है अब भी 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिवाइज करने की, तो ये किताब उठा के ला सकता है। और बाकी और एक कभी भी अगर थोड़ा बहुत समर्थ है ना, तो फिर पैसे के पीछे नहीं देखना चाहिए। आगे चलकर हम क्या आएगी, पैसा बहुत कमा लेंगे। फर्स्ट ग्रेड की सैलरी है ना, वो लाखों में है, ठीक है ना। तो 500 200 300 इनके लिए रोया करो मत। इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो करोड़ों अरबों इन्वेस्ट करते हैं। तो समर्थ है तो बिल्कुल असमर्थ है तो फिर तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन थोड़े भी समर्थ है तो कंजूसी नहीं करनी होती। ये 8000 वाली है वरिष्ठ अध्यापक के लिए, ये जरूर ले आना भैया। और जैसे मैं आज की टेस्ट ले रहा हूँ, ऐसे ही टेस्ट वीडियो आपको अपने ऐप पर मिलेंगे, जिसका नाम है संकुल मार्गदर्शन। प्ले स्टोर पर जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार के 150 वीडियो मिलेंगे, केवल 149 में, हिंदी व्याख्याता के लिए। पूरा कोर्स आपको वहाँ मिलेगा रड़ी रट, ठीक है ना। क्या मिलेगा? रड़ी रट, ठीक है ना। और वरिष्ठ अध्यापक के भी 150 वीडियो मिलेंगे। एक वरिष्ठ अध्यापक के थोड़े बहुत, वरिष्ठ अध्यापक को तो आपको बहुत ही शानदार कोर्स मिलने वाला। अभी 23 जून के बाद इतने शानदार वीडियो रहेंगे उस ऐप के अंदर, और बाद में ये 149 में नहीं मिलेगा वरिष्ठ अध्यापक वाला। तो अभी मौका है आपके पास, फिर मत कहना कहा नहीं भैया। लो जी, आ गया नंबर 1 रस निष्पत्ति का क्वेश्चन है। तैयार हो जाइए। क्या है रस निष्पत्ति का पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है आपके सामने कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस सिद्धांत के प्यारे बच्चों, प्रवर्तक आचार्य कौन है बताओ। तो कौन है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, सारे बताएंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण हम करेंगे नहीं। भरत मुनि जी। कौन है? भरत मुनि। प्यारे बच्चों तो कौन है? ठीक है, भरत मुनि है। भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। रस सिद्धांत बोल दो या रस संप्रदाय बोल दो। संप्रदाय के अंदर कौन कौन से थे? रस संप्रदाय था। रस संप्रदाय के कौन थे? भरत मुनि थे, सबसे पुराना संप्रदाय है। 2 नंबर पर अलंकार संप्रदाय आ जाता है, किसका था? भाम्य का था, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है रीति संप्रदाय, इसके कौन थे? वामन थे, ठीक है। और तो ये सारे अलग अलग औचित्य संप्रदाय, इसके क्षेमेंद्र थे। तो ये सारे संप्रदाय जो है आगे आगे चलते रहते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय थे, इसके कौन थे? कुंतक थे, ठीक है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी थी। 2री सदी ईस्वी पूर्व के ये आचार्य थे। कब के थे? 2री सदी ईस्वी पूर्व के। भरत मुनि जो है ये किस काल के थे? 2री सदी ईस्वी पूर्व। इनकी कौन सी रचना है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में, ठीक है ना, रस सूत्र की व्याख्या की गई है?
छठे अध्याय में। किसमें? छठे अध्याय में इसकी रस सूत्र की व्याख्या की गई है। रस सूत्र क्या था वो बता ही चुका हूं आपको, विभावानुभाव व्यभिचारी संगाद रस निष्पत्ति। भर्तमुनि की बात करें तो इन्होंने स्थायी भाव कितने माने थे? स्थायी भाव की संख्या इन्होंने 8 मानी थी। रसों की संख्या कितनी मानी थी? रसों की संख्या इन्होंने भी 8 मानी थी। नौवां रस जो था उसका क्या नाम था? नौवां रस जो था उसका क्या नाम था? नौवां रस जो था वो था शांत रस। और ये किसने माना था? शांत रस जो है ये रुद्रट ने माना था। किसने माना था? रुद्रट ने। नहीं रसाद्रते कश्चिद्रथ प्रवर्तते, किसका कथन है? किसका कथन है ये? ठीक है ना, नहीं रसाद्रते कश्चिद्रथ प्रवर्तते, किसका कथन है ये? विश्वनाथ का, दंडी का, मम्मट का, भरतमुनि का। तो किसका कथन है ये? भरतमुनि का कथन है। किसका कथन है? भरतमुनि का। थोड़ा सा स्पीड से रहेगी क्लास क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है और समय हमारे पास कम है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके सामने पुस्तक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद, ये मेरे पास प्रति पड़ी है। हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रधान संपादक इसके कौन है? डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र। और संपादक राजकुमार कोहली है। ठीक है ना, ये मेरे पास प्रति पड़ी है। ये प्रति भैया बहुत पुरानी है, ये कहीं से लाया हूँ कबाड़ के मैं भी। ये है, मैं क्या करता हूँ कि कभी अगर पुरानी, जैसे जयपुर वगैरह जाते हैं, दिल्ली वगैरह जाते हैं तो पुरानी होती मिलती है, वहाँ पुरानी जब किताबें भी मिल जाती है, वो भी उठा लाता हूँ। और ये 25 रुपये की किताब है, अब तो पता नहीं कितने की होगी, इसमें दे नहीं रखा, वैसे होगी, ये काफ़ी पुरानी है। सन होता था पर पेज वेज फट गया लगता है बेचारी गरीब का। चलो कोई बात नहीं, आपका क्या करना है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नाम याद रहे। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हम याद करते हैं तो याद नहीं रहती, लेकिन देखते हैं ना तो हमें याद हो जाती है। तो ये पुस्तक किसकी है? इसके लेखक कौन है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक है। ये एक आध प्रश्न मैंने ऐसे ही डाला ताकि आप क्या है कि कुछ, जैसे मुझे ऐसा लगा जब पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त क्या होता है कि सामने कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न क्या, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं पढ़ते वक्त जिन पर सोचते हैं कि भी बाद में तो वो आ पाएंगे नहीं, क्योंकि कोई पुस्तक पढ़ी जाती है। जैसे अब हम हिंदी साहित्य कोश की बात करो तो हिंदी साहित्य कोश बात करो तो वो कैसे पढ़ी जाए? अब गणपति चंद्र गुप्त का जो काव्य शास्त्र है वो कैसे पढ़े? पढ़ते वक्त इतने लंबे लंबे, इतने छोटे छोटे शब्दों के अंदर इतना कुछ दे रखा है, और जो भाषा है हिंदी साहित्य कोश की वो इतनी क्लिष्ट है, हद से ज़्यादा समझने में बहुत समय लगता है, और शब्द भी इतने समासयुक्त, लंबे लंबे समासयुक्त है, तो वो शब्द जो है उनको पढ़ने में भी समस्या आती है, तो वो बार बार पढ़े नहीं जाते। तो एक बार जो कोई बात मिल रही होती है तो फिर सोचते हैं साथ में बना देते हैं, क्योंकि हमें तो ज्ञान से मतलब है ना, कहीं से भी मिल जाए तो ठीक है। चित्रतुंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? बताइए। चित्रतुंग एक्चुअल में क्या है, ये प्रश्न मैंने पहले से ये PDF बना रखे हैं, मैंने ये अभी टाइप करवाए हैं, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको क्या है साथ साथ में इसकी व्याख्या भी, मतलब ये कहाँ पूछे गए हैं, ये उत्तराखंड लेक्चरशिप में पूछे गए हैं, 2020 में पूछा गया था। प्रश्न लगभग इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। चित्रतुंग न्याय की बात करें तो चित्रतुंग न्याय का संबंध किस काव्य सिद्धांत से है? तो अनुमितिवाद से है। किससे? अनुमितिवाद से। चित्रतुंग न्याय क्या था? चित्रतुंग न्याय पहले तो उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका था? ये बार बार करवाकर मैं आपको याद करवा दूंगा, किसका था? भट्टलोलट का, ठीक है ना। भुक्तिवाद किसका था? भुक्तिवाद या भोगवाद किसका था? भट्टनायक का। किसका था? भट्टनायक का। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, दो नाम थे इसके, आरोपवाद, ठीक है ना। अभिव्यंजनावाद ये तो पता नहीं किसका था, ठीक है ना। अब चित्रतुंग न्याय क्या था? चित्रतुंग न्याय ये था, किसका था? ये था शंकुक का, ठीक है ना। ये चित्रतुंग न्याय की व्याख्या उन्होंने किसके आधार पर की है? विलक्षण प्रतीति के आधार पर। विलक्षण
प्रतीति के आधार पर। अब ये विलक्षण प्रतीति क्या थी कि जो मम्मट थे उन्होंने जो शंकुक है, इन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसके आधार पर बताया था कि प्रतीति जो होती है, जो ज्ञान जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ज्ञान जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होती है सम्यक प्रतीति, 2 नंबर पर होती है मिथ्या प्रतीति, 3 नंबर पर है संशयात्मक प्रतीति, 4 नंबर पर रहेगी सादृश्यात्मक प्रतीति। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जो सम्यक प्रतीति है उसमें तो क्या है, राम को राम मानना। सम्यक प्रतीति में तो क्या रहता है, राम को राम मानना। मिथ्या प्रतीति में क्या होता है, राम को श्याम मानना। ठीक है ना। और संशयात्मक प्रतीति में राम है या श्याम, कुछ भी पता नहीं चलता, प्रतीति या ज्ञान। ठीक है ना। सदृश्यता, राम जैसा मानना कि राम जैसा है। इसमें मानना ही आता है, अनुमिति आती है, अनुमान ही आता है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे भी अलग एक विलक्षण प्रतीति है, 5वीं। इन किसी में ही रस की उत्पत्ति नहीं होती, 5वीं है एक विलक्षण प्रतीति, जिसे क्या है, चित्रतुंग न्याय से समझाया गया है, जिसे चित्रतुंग न्याय से समझाया गया है, जिसे चित्रतुंग न्याय से समझाया गया है। ये चित्रतुंग न्याय क्या है, ये चित्रतुंग न्याय क्या है, अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, मैंने ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं सारी चीजें। ठीक है ना। चित्रतुंग न्याय क्या है, चित्रतुंग न्याय के अनुसार शंकु कहते हैं कि घोड़े के चित्र को देखकर, ठीक है ना, घोड़े के चित्र को देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं, घोड़े का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, घोड़े के चित्र को देखकर हम घोड़े का अनुमान लगा लेते हैं। इसी तरह से हम जो नट नटी है, जो राम आदि का अभिनय करते हैं, उनको देखकर हम राम आदि का अनुमान लगा लेते हैं, उनको देखकर हम राम आदि का अनुमान लगा लेते हैं। तो ऐसा वो कहना चाह रहे थे कि रस की जो स्थिति है वो अनुकर्ता अर्थात नट नटी आदि में ही होती है। ऐसा किसने कहा, शंकुक ने कहा था। अब चित्रतुंग न्याय है जो इसका विरोध जो करने वाले थे वो थे भट्टतोत। भट्टतोत है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया ये तो गलत है। अब घोड़े को देखकर घोड़े का न्याय कैसे कर सकते हो, घोड़े की सवारी तो नहीं कर सकते ना। मिष्ठान को देखकर मिष्ठान का अनुमान तो कर सकते हो, लेकिन उसका अनुभव तो नहीं कर सकते ना। तो जो साहित्य है, जो काव्य है, वो रस का विषय है, अनुमान का विषय नहीं है, वो स्वाद का विषय है, वो अनुमान का विषय नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है ना। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि धुआं, जहाँ धुआं होगा, शंकुक ने क्या कहा कि जहाँ धुआं होगा, धुआं को देख के आग का अनुमान किया जा सकता है कि आग जल रही है। तो वो कह रहे धुएं को देख के आग का अनुमान तो किया जा सकता है, लेकिन क्या आग की तपन को या धुएं की तपन को महसूस किया जा सकता है। इसलिए ये जो इनका अनुमितिवाद था, इसका बहुत अधिक विरोध हुआ था। ये मानो कि लगभग सर्वाधिक विरोध जो है ये शंकुक के अनुमितिवाद का ही हुआ था। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी श्योंगादर्श निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य है। तो जो ये रस सूत्र है ये किसने दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी श्योंगादर्श निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। कौन है इसके प्रतिपादक आचार्य, तो इसके प्रतिपादक आचार्य हैं भरत मुनि जी। ठीक है ना। इसके प्रतिपादक आचार्य कौन है, भरत मुनि है। ये कब आया था, ये आया था, प्रश्न पूछा गया है, ये
यूपी लेक्चरशिप में 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। यूपी लेक्चरशिप में 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? इनमें से किसका मत जो है वो भुक्तिवाद कहलाता है? बताइए, किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का क्या कहलाता है? अभिनव गुप्त का तो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक का क्या कहलाता है? भट्टनायक का भुक्तिवाद। मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा शोर शराबा करने वाला नहीं होगी, ये बताओ वो बताओ, ऐसे नहीं, मैं तो उत्तर बता दूंगा आपको, आप चिंता नहीं करें, बस याद करवाना काम है मेरा, और ज़्यादा आता ही करनो काम कौन मेरा। अनुमितिवाद। और भट्ट-लोलट का क्या था? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है ना? तो इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो किसका कहलाता है? भट्टनायक का। किसका कहलाता है? भट्टनायक का जो है वो भुक्तिवाद कहलाता है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना था? निष्पत्ति का अर्थ क्या माना था? निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने माना था, निष्पत्ति का अर्थ क्या माना था? और इन्होंने संयोग का अर्थ क्या माना था? ठीक है, तो निष्पत्ति का अर्थ माना था इन्होंने भुक्ति, और संयोग का अर्थ माना था भोज्य भोजक। ठीक है ना? संयोग का अर्थ माना था भोज्य भोजक। भोज्य क्या होता है? जो भोजन योग्य हो। ठीक है ना? जो भोज्य हो या भोजन योग्य हो। तो भोज्य क्या होता है? भोज्य होता है रस। और भोजक क्या होते हैं? जो भोज्य योग्य बनाने वाले या भोज्य करवाने वाले होते हैं या भोग करवाने वाले होते हैं। तो वो क्या होते हैं? भोग करवाने वाले क्या कौन होते हैं? वो होते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, याद हो जाएगा। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन करने के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्रतुंग न्याय के आधार पर की है? रस सूत्र के किस व्याख्याता ने, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्रतुंग न्याय के आधार पर की है? तो चित्रतुंग न्याय आते ही आपने कुछ नहीं सोचना, सीधा सीधा उत्तर ठोक देना है, शंकुक। और शंकुक कौन सी सदी के थे? 9वीं सदी के थे। शंकुक महाराज जो है वो 9वीं सदी के थे। अनुमितिवाद इन्होंने सिद्धांत दिया था। 9वीं सदी के थे शंकुक। और कितने नंबर के थे? 2 नंबर के थे, आचार्य थे। ठीक है ना? भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की थी? अभी बताकर गया हूं। ठीक है ना? एक तरीका आपको बता दूं कि भट्ट-लोलट जो है, भट्ट-लोलट सबसे पहले आते हैं, इसलिए उनका क्या आएगा? उत्पत्तिवाद आएगा। भट्ट-लोलट सबसे पहले आते हैं, रस सूत्र के पहले व्याख्याकार है, इसलिए इस ट्रिक याद रखें कि वो सबसे पहले है, इसलिए सबसे पहले क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो ये भी उत्पत्ति आएगा, तो इनका उत्पत्तिवाद आ जाएगा। पीछे बचा है वो आएगा भट्टनायक का, वो आ जाएगा भुक्तिवाद या भोगवाद। अब जब भोग की बात करेंगे तो भोगवाद में ही आएगा ना भोज्य भोजक। तो भोज्य भोजक वाले कौन हुए? बताइए कौन हुए? भट्टनायक। भोज्य भोजक वाले कौन है? भट्टनायक। उत्तर है डी। ठीक है ना?
ये दोनों तो हमें याद हो ही जाएंगे क्योंकि शंकु का बिल्कुल अलग है। अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त का तो याद होना ही होना चाहिए क्योंकि इनका क्या है, अभिव्यक्तिवाद। इनके जो दर्शन है वो भी मस्त है। क्या है दर्शन? भट्टलोलट का जो दर्शन है वो क्या है, मीमांसा दर्शन। ठीक है। शंकु का जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन। और अभिनवगुप्त का जो दर्शन है वो है शैव दर्शन। और भट्टनायक का जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। ये भी पूछे जाते हैं, याद रखें। वैसे तो जब तक प्रश्न होंगे तब तक मैं ये याद करवा दूंगा अच्छे से, चिंता न करें। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले। अब एक नया रस आपके सामने पैदा हो गया है जिसका नाम है बौद्धिक रस। तो बौद्धिक रस वाले भाई कौन है? तो बौद्धिक रस वाले भाई हमारे सामने है। कौन है? माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र या भिखारी दास या गणपति चंद्र गुप्त। तो कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। भागीरथ नहीं है, ये भगीरथ है। ठीक है ना, हमेशा ही भगीरथ होता है, याद रख लेना। गणपति चंद्र गुप्त है। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त, जिनका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत जो पुस्तक है इनकी। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याकार हैं? बताइए, अभिनव गुप्त जो है वो किस रस सूत्र के व्याख्याकार हैं? बताइए। जल्दी जल्दी बताइए भैया, और सभी के बताइए, सभी के उत्तर बताइए। बताइए। क्या है? अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याकार हैं? तो किस रस सूत्र के? अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। क्या था अभिनव गुप्त का? अभिनव गुप्त का था अभिव्यक्तिवाद। क्या था? अभिव्यक्तिवाद। आरोपवाद किसका है? आरोपवाद और उत्पत्तिवाद किसका है? भट्टलोलट का है। अनुमानवाद या अनुमितिवाद किसका है? शंकुक का। और मुक्तिवाद का पता नहीं है भैया। भर्तमुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? भर्तमुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ किसका? निष्पत्ति का अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किसने माना है?
ए बैस है या फिर द किसने माना है? तो किसने माना है? निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, तो भट्टलोलट ने माना है। किसने? भट्टलोलट ने। क्योंकि अभिनव गुप्त ने तो निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्ति। क्या माना है? अभिव्यक्ति, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम था अभिव्यक्तिवाद। हम बात करते हैं भट्टनायक की, तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? भुक्ति। शंकु की बात करें तो इन्होंने क्या माना है? अनुमिति। अनुमिति माना है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? भट्टलोलट का मत है। किसका है? भट्टलोलट का। रस विवेचन में चित्रतुंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की थी? चित्रतुंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की थी? शंकुक ने की थी। किसने की थी? शंकुक ने। ये पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। चित्रतुंग न्याय के बारे में पहले बता चुका हूं आपको। भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो किसकी कहलाती है? अभिनव गुप्त की। अभिनव गुप्त की व्याख्या क्या कहलाती है? अभिव्यक्तिवाद। शंकुक की क्या कहलाती है? अनुमितिवाद। भट्टनायक की क्या कहलाती है? भुक्तिवाद। भट्टलोलट की क्या कहलाती है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत है। तो क्या है रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत? क्या है? तो भट्टलोलट का मत है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अनुमितिवाद किसका है? शंकुक का। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? तो ये किसका है? भट्टलोलट का। किसका है? भट्टलोलट का। याद रख लेना। लगातार ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ये वहीं से लिए गए हैं। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? बताइए किस आचार्य ने किया था? इस शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? बताइए। ए बैस है या फिर द? भट्टलोलट ने। किसने? भट्टलोलट ने। ये एक अलग चीज है, याद रख लेना थोड़ा सा। विभवानुभाव व्यभिचारी शोंगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने किया है? इसको प्रतिपादित किसने किया है? तो भरत मुनि ने किया है। किसने किया है? भरत मुनि ने। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। भट्टनायक के सिद्धांत का क्या नाम था? भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद या भोगवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद। अनुमितिवाद किसका है? शंकुक का। उत्पत्तिवाद किसका है? भट्टलोलट का। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का। किसका है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है। कौन है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक? है अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? रस सूत्र के, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी प्रकार की, चाहे नेट में है, चाहे टीजीटी में है, चाहे पीजीटी में है, ठीक है ना, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी है, चाहे स्कूल व्याख्याता है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक है, सभी में रस निष्पत्ति से संबंधित जो इस प्रकार के ये पुराने प्रश्न मैंने लिए हैं। अभी कुछ प्रश्नों के बाद आगे 40% जो है वो नए आने वाले हैं। 28% लगभग है, ठीक है ना, जो नए आने वाले हैं। कितनी है उनकी संख्या भी बता दूं। 40, पूरे 40 है, अपनी पुस्तक से ही है वो, ठीक है ना, वो बिल्कुल नए आने वाले हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऐसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे हमें पता ही है
एक नंबर पर कौन है हमारे पास, बट लोलट है, ठीक है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, ये चल रहा है। 2 नंबर पर हमारे पास शंकुक है, ठीक है, यहाँ भट्टनायक आ गया, कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है ना। तो ए उत्तर है, बट लोलट है। 1 नंबर पर कौन है, बट लोलट। दो नंबर पर कौन है, शंकुक। 3 नंबर पर कौन है, भट्टनायक। 4 नंबर पर कौन है, अभिनव गुप्त। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है कौन है, मम्मट है, भट्टलोलट है, भाम्य है, क्षमेंद्र है। सबसे आसान प्रश्न है, कौन है, भट्टलोलट। कौन है, भट्टलोलट। मम्मट, भाम्य और क्षमेंद्र नहीं है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, तो अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, शंकुक की है। भट्टलोलट की उत्पत्तिवाद की थी। विश्वनाथ की जो रचना है वो साहित्य दर्पण है, रस से संबंधित। और भट्टनायक का क्या था, भुक्तिवाद या भोगवाद था। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, रूप गोस्वामी जी। कौन है, रूप गोस्वामी जी। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि के रचनाकार। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का, व्यभिचारी भाव का, किसका उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र में। तो क्या है भरत मुनि का रस सूत्र, विभावा अनुभाव शोंगा, विभावा अनुभाव व्यभिचारी शोंगादरस निष्पत्ति, विभावा अनुभाव व्यभिचारी शोंगादरस निष्पत्ति। तो विभाव भी है, अनुभाव भी है, विभावानुभाव, विभावानुभाव, तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी तीनों है, स्थायी भाव का नहीं है। स्पष्ट रूप से हिंदी साहित्य कोश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन्होंने स्थायी भावों का जो है वो उल्लेख रस सूत्र में नहीं किया है, स्थायी भावों का उल्लेख रस सूत्र में नहीं किया है, क्योंकि वो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए, आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं भट्टलोलट का कौन सा है, भट्टलोलट का कौन सा सिद्धांत है, तो भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद। ए का दो देखिए किस में है, सिर्फ डी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी में है, तो डी उत्तर आ गया। कभी कभी ऐसे आसान हो जाता है, वैसे हम इसको देख लेंगे। शंकुक का क्या है, शंकुक का है अनुमितिवाद। भट्टनायक का क्या है, भट्टनायक का भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का क्या है, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। अस्तित्ववाद किसका है, अत्र रत्र नाम दिमाग से निकलेगा मुझे, क्या है, हाँ अत्र नहीं है, ये है
सार्त्र इस अस्तित्ववाद के कौन है? सार्त्र। ये जो है, तभी मुझे याद तो था, मैंने कहा सार्त्र। इसके बाद है ना एक ट्रिक भी लेके आऊँगा, ठीक है ना, तो वो भी आप लोग देख लेना। रस सूत्र की, रस सूत्र से संबंधित बड़ी आसानी तरीके से उसको याद करवा देंगे। एक्चुअल में ट्रिक तो मैं यहाँ भी करवा सकता हूँ सारी, लेकिन इसमें क्या समय ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने टाइप करवा के तैयार कर रखी है, तो वो सीधा सीधा समझा देंगे और उसकी जो PDF है वो भी आपको दे देंगे, ठीक है ना। इनमें से कौन सा रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक तो है, भट्टलोलट भी है, अभिनवगुप्त भी है, तो वामन। उत्तर है सी, वामन। इनकी रचना कौन सी थी? पूछी जाती है अक्सर। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस संप्रदाय के? रीति संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका काल कौन सा है? 8वीं शती है। इनका काल कौन सा है? 8वीं शती है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य, ऐसा कहकर रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? अब देखते हैं क्या है सही अनुक्रम। भर्तमुनि है, सही है। भर्तमुनि ये भी सही है। भर्तमुनि ठीक है जी। पहले नंबर पर तो सारे है। सबसे पहले कौन आता है? भर्तमुनि आता है, दूसरी शती ईस्वी पूर्व है। 2 नंबर पर भामा आते हैं, 6वीं शती। ये तो सही है, ये गलत है, तो ये तो गलत हो गया। ये भामा है, ये अभिनवगुप्त है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचते हैं ए और सी। 2 नंबर पर हमारे पास भामा आ जाते हैं। 3 नंबर पर हमारे पास आएंगे विश्वनाथ। विश्वनाथ कौन सी है? विश्वनाथ तो कौन सी शताब्दी के हैं? विश्वनाथ तो 14वीं शताब्दी के, जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा था। और अभिनवगुप्त कौन से है? अभिनवगुप्त 10वीं या 11वीं शताब्दी के है, ठीक है ना। तो 3 नंबर पर अभिनवगुप्त रहेंगे, 4 नंबर पर विश्वनाथ रहेंगे। तो उत्तर हमारा सी रहेगा, क्योंकि भर्तमुनि जो है वो दूसरी शती ईस्वी पूर्व के है, और भामा जो है वो 6ठी शताब्दी के हैं, और अभिनवगुप्त जो है वो 10वीं या 11वीं शताब्दी के, और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं। विश्वनाथ की जो रचना है वो साहित्य दर्पण है, और विश्वनाथ जो है रस संप्रदाय के आचार्य हैं, या रस को महत्व देने वाले हैं। इन्होंने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है ना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा भी माना था, विश्वनाथ ने भी। वैसे तो भर्तमुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना था, लेकिन विश्वनाथ ने भी रस को काव्य की आत्मा माना था। इनका काव्य की परिभाषा इन्होंने दी थी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अभिनवगुप्त की बात करें तो इनकी 2 रचनाएं थी। अभिनव भारती जो नाट्य शास्त्र की टीका थी, एक थी अभिनव भारती जो नाट्य शास्त्र की टीका थी, और एक थी ध्वन्यालोकलोचन जो थी आनंदवर्धन, उसकी आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की टीका, ठीक है ना, आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की टीका। आनंदवर्धन कौन सी शताब्दी के थे? 9वीं शताब्दी के थे। ये 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं। भामा की काव्य अलंकार रचना थी। भामा की काव्य अलंकार रचना थी, कौन सी शताब्दी के थे? ये थे 6वीं शताब्दी के। भामा की कौन सी रचना थी? काव्य अलंकार। भामा की कौन सी थी? काव्य अलंकार। ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? अलंकार संप्रदाय के। किस संप्रदाय के? अलंकार संप्रदाय के। इनका कौन सा काल है? 6वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है इनका? 6वीं शताब्दी माना जाता है। भर्तमुनि जानते हो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, दूसरी शती ईस्वी पूर्व इनका जो काल है माना जाता है। इनकी रचना जो है वो नाट्य शास्त्र है। भर्तमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भर्तमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण? ये गुणों के बीच में आगे हमारा क्या टाइपराइटर रहने जगह ठीक ही है भैया, पीपीटी बनाने वाला जगह विद्वान है बोला,
तो वे क्या है कि होशियार बोला बना इल्ली बिन्ने बना दे बिल्ली बिन्ने बना दे, कॉपी पेस्ट करके ये पुरानी प्रश्निंग में ठोक रखे आज। तो चलो करांगा बात, क्लास खत्म हो जाए फिर बात का मतलब तो क्या करना, निवेदन करांगा भी यार सही बना दे करो, रुपया लियो कम से कम, फ्री तो बनाओ को नहीं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण माने जाते हैं, चालता चालता वो भी बता दिया था ने, थे भी कि याद रखोगा, ये गिफ्ट वाउचर है। भरत मुनि ने कितने माने हैं, भरत मुनि ने 10 माने हैं। काव्य गुणों की बात करें, चालते चालते विषय से हटकर गुण बता देता हूं आपको। 3 गुण माने गए हैं काव्य में गुण। बड़ी आसान सी ट्रिक है, 1 मिनट में थारो काम निकल जैसी। काव्य में गुण कौन कौन से? 3 गुण। 3 गुण किसने माने? जिनके नाम में 3 वर्ण आते हैं, भाम्य, आनंद, मम्मट और कुंतक। ठीक है ना, जिन्होंने 3 गुण माने हैं काव्य में, जिन्होंने 3 गुण माने हैं वो कौन कौन से? जिनके नाम में 3 वर्ण आते हैं, भाम्य, आनंद, मम्मट और कुंतक, और जिनके नाम के आगे नाथ लगता है, विश्वनाथ और जगन्नाथ। जिन्होंने कहा था रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। फिर आते हैं इसके बाद हमारे पास 3 के बाद आ जाते हैं हमारे पास 10 काव्य गुण। 10 दै से दंडी, दंडी ने 10 माने थे, दै से दंडी और दै से 10, और साथ में क्या है? भरतमुनि, भरतमुनि ने भी 10 ही माने थे। फिर आ जाते हैं हमारे पास 20 काव्य गुण किसने माने थे? वामन ने। तो वैसे 20 और वैसे वामन, वैसे 20 और वैसे वामन। 24 गुण किसने माने थे? 24 माने थे भोज ने। भोज के जैसे आप चय बना लीजिए और चय से 24 बना लीजिए। ठीक है ना, भोज के जैसे चय बना लीजिए और चय से 24 बना लीजिए। उसके अलावा 18 जो काव्य गुण है वो माने थे अग्नि पुराणकार ने। अग्नि पुराणकार ने क्या माने थे? 18 काव्य गुण माने थे। ये चालता चालता था ना, ट्रिक करवा दी। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले कौन आ जाते हैं, इनके क्रम याद रख लेना, बहुत ही साधारण सी है। जो काव्य लक्षण है उनमें भी ये पूछा जाता है, इनकी परिभाषा भी याद कर लेना। जैसे भरतमुनि की परिभाषा है कि मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम स भवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। भरतमुनि की काव्य की परिभाषा है ये। ठीक है ना, तो उसी तरह से भाम्य की क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है ना, भाम्य की क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसी तरह से जगन्नाथ की क्या है? रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। रुद्रट की क्या है? नन्नु शब्दार्थो काव्यम। जगन्नाथ की क्या है? रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। विश्वनाथ की क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इस तरह से इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भी आपने याद करनी है, ध्यान रख लेना। तो और काल भी याद रखने। सबसे पहले कौन आते हैं? भरतमुनि आते हैं। दूसरी सती ईस्वी पूर्व के हैं भरतमुनि। एक ही व्यक्ति है जो ईस्वी पूर्व के हैं, वो है भरतमुनि। तो आनंदवर्धन तो नहीं हो सकते, भरतमुनि, जगन्नाथ भी नहीं हो सकते, विश्वनाथ भी नहीं हो सकते। तो कौन है? उत्तर बी है, क्योंकि आनंदवर्धन कौन सी थे? 17वीं शताब्दी के थे। कौन सी? 17वीं शताब्दी के थे। और 17वीं शती के इनका कौन सा ग्रंथ था? रस गंगाधर। आनंदवर्धन का था रस गंगाधर। इन्होंने कहा था रमणीयार्थ है रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। रमण और जगन। भरतमुनि, जगन्नाथ। अच्छा, क्या बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, दिमाग है ना बहुत ज़्यादा तेज चलने लग गया। आनंदवर्धन क्या है? 9वीं शती के हैं। आनंदवर्धन 9वीं शती के हैं। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय दिया था। क्या दिया था? ध्वनि संप्रदाय। और ध्वन्यालोक इनकी रचना थी। क्या नाम था? ध्वन्यालोक। भरतमुनि इनका रस संप्रदाय था। जगन्नाथ जो थे ये 17वीं शताब्दी के थे। ये क्या थे? 17वीं शती के थे। जगन्नाथ 17वीं शती के थे। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? रस गंगाधर था। इनकी काव्य की परिभाषा क्या थी? रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। विश्वनाथ जो है ये 14वीं शती के थे। इनकी रचना का क्या नाम था? साहित्य दर्पण। इनकी रचना का क्या नाम था? साहित्य दर्पण था। इन्होंने क्या काव्य की परिभाषा क्या दी थी? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद जो है वो किस आचार्य का है? तो भुक्तिवाद की हम बात करें तो भट्ट नायक का है। अभिनव गुप्त का क्या था? एक बार फिर से बता दूं,
याद हो जाएगा, रट्टे पे पट्टे लग जाएंगे भैया। पेपर में ऐसे कैसे ही आएगा, भूलोगे नहीं, कहोगे गुरुजी हो तो थे तो काम तकड़ो ही कर दियो। अनुमितिवाद, हाँ हिंदी की क्लास है भैया। अब राजस्थानी बोल तो दे, यहाँ पर सोचा के करा, क्योंकि ये ना यूपी वाले भी बहुत देखते हैं क्लास, ठीक है ना, तो उनके तो समझ में नहीं आता होगा गुरुजी के यहाँ लग रहे। भट्ट नायक का भुक्तिवाद था और भट्ट लोलट का क्या था, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। याद करवा दियो, कमेंट कर दे करो क्लास ठीक है तो भैया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। रस अपने आकार से भिन्न रूप में, रस अखंड है, बिल्कुल सही है। रस स्वयं प्रकाश है, सही है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, सही है। रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, नहीं। रस जो है आस्वाद्य है, आस्वादित नहीं है। तो उत्तर है डी। क्या है उत्तर? डी है। इसके बारे में नोट्स में और देख लेते हैं, कुछ स्पेशल लिखा हुआ है तो। ये कथन जो है ये किसका है? विश्वनाथ का नहीं है। यही इसमें असत्य है कि यह कथन जो है विश्वनाथ का नहीं है। इन्होंने और क्या लिखा है वो थोड़ा सा और बता दूं। विश्वनाथ ने लिखा है कि रस अखंड है, रस आत्म प्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस आनंद में है, रस चिन्ह में है, रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस अपने आकार से अभिन्न है। रस अपने आकार से अभिन्न है मतलब भिन्न नहीं है। ये क्या बोला? भिन्न रूप में। उसने कहा है अभिन्न है मतलब भिन्न नहीं है। विश्वनाथ ने क्या है? रस भिन्न है, अभिन्न है मतलब भिन्न नहीं है। इसकी एक परिभाषा भी है, वो पूरी तरह से याद नहीं है मुझे, मैं बता दूं आपको। पता नहीं इसमें है कि पता नहीं रस वाले में है। वैसे आपको पता ही होगा, उसको देख के तो आपको याद आ ही जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार की बड़ी सारी परिभाषा जो है विश्वनाथ ने दी हुई है। यह है सत्वोद्रेक खंड सो प्रकाशानंद चिन्ह में। सत्वोद्रेकाद खंड सो प्रकाशानंद चिन्ह में, वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मानंद सोदर, ठीक है ना। सत्वोद्रेक सो प्रकाशानंद चिन्ह में है, वेदांतर स्पर्श शून्य है, ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद के सहोदर के समान है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, कैश्चित प्रत्र भूमि है, स्वकारादि विभिन्नत्वे नाय मसवाद्य रस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो गया। जो प्रश्न आसान थे, ज़्यादा समय नहीं लिया मैंने। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट द्वारा कौन सा सिद्धांत था? अनुमानवाद। महिम भट्ट का अनुमानवाद है, ठीक है ना, याद रख लेना भैया। अनुमानवाद जो है
वो महिम भट्ट का है, और अनुमितिवाद जो है, अनुमितिवाद जो है वो किसका है? अनुमितिवाद जो है वो शंकुक का है। महिम भट्ट शायद समर्थक थे शंकुक के, भट्ट तो इनके विरोधी थे। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भावकत्व और भोजकत्व। अब भोजन की बात आते ही भट्ट नायक का क्या था? तीर में तुक्का मार लेना। भट्ट नायक का क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद है। तो भावकत्व और भोजकत्व, भोजकत्व की बात आते ही कौन आ जाएगा? भट्ट नायक। तो उत्तर रहेगा हमारा भट्ट नायक। कौन रहेंगे? भट्ट नायक। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक है। उत्पत्तिवाद के कौन थे? भट्ट लोलट थे। उत्पत्तिवाद के कौन है? भट्ट लोलट है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद जो वो किस आचार्य का सिद्धांत है? तो वो है भट्ट लोलट का। किसका है? भट्ट लोलट का। किसका है? भट्ट लोलट का। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भरतमुनि को माना जाता है। भरतमुनि दूसरी शती ईस्वी पूर्व के थे। ठीक है ना? रस सिद्धांत मान लो या रस संप्रदाय मान लो, कौन थे इसके प्रवर्तक? रस सिद्धांत मान लो या रस संप्रदाय मान लो, कौन थे इसके प्रवर्तक? भरतमुनि थे। भरतमुनि की रचना क्या है? नाट्य शास्त्र है। रचना का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र था। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत की हम बात करें तो अभिनव गुप्त का है। किसका है? अभिनव गुप्त का है। रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या देखना है हमें? असत्य कथन देखना है। क्या देखना है? असत्य कथन है। अभी बताकर गया था, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस लौकिक आनंद प्रदान करता है। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, स्व प्रकाशानंद है। तो रस जो है वेदांतर स्पर्श शून्य है। बिल्कुल सही है। रस लौकिक आनंद प्रदान करता है? नहीं। रस जो है वो क्या करता है? अलौकिक आनंद प्रदान करता है। रस का जो आनंद है वो अलौकिक है। अतः उत्तर क्या है? बी। असत्य जो है वो बी है। बाकी रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है और स्वयं प्रकाशानंद है। विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावानुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। विभावानुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? तो क्या विभाव? विभाव तो है, अनुभाव भी है, संचारी भाव भी है। तो कौन है उत्तर? सुभाव। तो कौन है उत्तर? सुभाव। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव जिसके हृदय में रहते हैं, उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव और आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं, वैसे तो आश्रय हुआ क्योंकि भाव आश्रय के हृदय में रहते हैं। भाव किसके हृदय में रहते हैं? भाव हमेशा आश्रय के हृदय में रहते हैं।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये आश्रय रहेगा। अब क्या होता है, भाव किस जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अब क्या होता है, जो अनुभाव होता है, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग है, कौन कौन सा है, 1 नंबर पर तो रहता है स्थाई भाव, 2 नंबर पर हमारे पास रहते हैं अनुभाव, 3 नंबर पर हमारे पास रहते हैं विभाव, 4 नंबर पर हमारे पास रहते हैं संचारी भाव। ठीक है ना, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। पता है सभी को। विभावों की संख्या कितनी होती है, ये कुछ नहीं 5 कुछ नहीं 4 मानिए, वैसे 4 होती है। कौन कौन से होते हैं 4, वो है, एक है कायिक, वाचिक, आहार्य और 4 नंबर पर है सात्विक। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है, विभावों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है ना। स्वेद स्तंभ स्वरभंग, स्वेद स्तंभ स्वरभंग, वे पथु रोमांच अश्रु वैवर्ण्य और प्रलय, इस तरह से लगभग 8 होती है। कोई एक आधा भूल गया हो तो माफ कर देना। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, भरतमुनि ने 8 मानी है, वैसे हम 9 ही मानते हैं। ठीक है ना, 9 स्थायी भाव होते हैं, 9 ही रस होते हैं। अनुभाव की बात करें तो इनकी संख्या 2 होती है। अभी हमने अनुभाव ही पढ़ना है। अनुभाव में क्या होता है, इस प्रश्न के अनुसार एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन के भी आगे चलकर 2 भेद होते हैं, वो क्या होते हैं, आलंबन और आश्रय। जो अनुभाव है उसके 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो होते हैं जिनके मन में भाव जागृत होते हैं, और उद्दीपन वो होते हैं जो भावों को और अधिक उद्दीप्त करते हैं। ठीक है ना, भावों को और अधिक उद्दीप्त करते हैं। जैसे राधा कृष्ण के जो श्रृंगार के पद हैं, उनके अंदर जैसे उनके भावों को जो उद्दीप्त करने वाले हैं वो यमुना का किनारा है। ठीक है ना, और वहाँ की जो पक्षी है उनकी, हम कह सकते हैं उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़ वगैरह, ठीक है ना, या वहाँ की चलने वाली हवा आदि, ये उद्दीप्त करने वाले हैं। और आलंबन जो है उनके मन में भाव जाग, आलंबन भी 2 होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है आश्रय। आलंबन वो होता है जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं, और आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। अब इसमें आलंबन में हम क्या ले सकते हैं, आलंबन में हम राधा को ले सकते हैं और आश्रय में हम कृष्ण को भी ले सकते हैं। और ये भूमिका जो है चेंज होती रहती है कि राधा को देखकर अगर कृष्ण के मन में भाव जागृत हो रहे हैं, राधा को देखकर यदि कृष्ण के मन में भाव जागृत हो रहे हैं, तो राधा आलंबन है, सहारा है। आलंबन मतलब सहारा, भाव जागृत करने का। तो राधा जो है वो आलंबन है और कृष्ण जो है आश्रय, क्योंकि उनके मन में भाव जागृत हो रहे हैं। यदि कृष्ण को देखकर राधा के मन में भाव जागृत हो रहे हैं, तो कृष्ण क्या हुए, आलंबन हो गए, और राधा क्या हो गई, आश्रय हो गई। तो आश्रय के मन में भाव होते हैं या जागृत होते हैं। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है, तो भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है, भट्ट नायक से है। किससे है, भट्ट नायक से है। भुक्तिवाद की स्थापना का भट्ट नायक का क्या था, भुक्तिवाद था। क्या था, भुक्तिवाद था, जिसे उन्होंने भोज्य भोजक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। भोज्य भोजक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। अभिनव गुप्त की बात करें तो इनका क्या था, अभिव्यक्तिवाद था। अभिनव गुप्त की बात करें तो इनका क्या था, अभिव्यक्तिवाद था। शंकुक की बात करें तो इनका क्या था, अनुमितिवाद था। लोलट की बात करें तो इनका उत्पत्तिवाद या आरोपवाद था। ठीक है ना। अभिनव गुप्त ने किसके माध्यम से व्यक्त किया था, व्यंग्य
व्यंजक। भट्ट नायक ने क्या किया था? भोज्य भोजक। शंकुक ने क्या किया था? अनुमाप्य और अनुमापक। याद रख लेना किसका ये? शंकुक के हैं। अनुमाप्य का क्या अर्थ होता है? जो अनुमान योग्य है, अर्थात रस। अनुमापक का जो अनुमान कराने में सहायक होते हैं, अर्थात विभाव, अनुभाव। अच्छा, अनुमापक में ये रहेंगे हाँ, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सभी रहेंगे। लोलट की बात करें तो लोलट का क्या था? उत्पाद्य उत्पादक माना था इन्होंने, उत्पाद्य उत्पादक माना था। और वैसे इनको क्या कहा जा सकता है? इनके आगे तीन थे, वो कौन कौन से थे वो मैं करवा चुका हूं। वैसे एक था गम्य गम्मक है, और एक है पोष्य पोषक है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है, बताइए भैया। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? गलानी जो है वो संचारी भाव है। क्यों है गलानी संचारी भाव? क्योंकि स्वर भंग जो है ये तो है सात्विक भाव, स्वेद भी सात्विक भाव, स्तंभ भी सात्विक भाव है। और सात्विक भाव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनुभाव। सात्विक भाव जो है वो अनुभाव विभाव कहलाते हैं। विभवानुभाव व्यभिचारी शोंगादर्श निष्पत्ति सूत्र किसका है? किसका ये सूत्र? कोई समस्या नहीं है, भरत मुनि का है। ये एक जैसे प्रश्न मत समझना, मैं ये बताने के लिए लेकर आया हूँ कि ऐसे पहले पूछे जा चुके हैं, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, मैं ये बताना भूल गया। वैसे ये भी नेट 2017 में पूछा गया है और केवी पीजीटी हिंदी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। बार बार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा परेशान आप न हुए। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो 8 रस माने हैं। कितने रस माने हैं भरत मुनि ने नाटक में? 8 रस। कितने रस माने हैं भरत मुनि ने नाटक में? 8 रस माने है। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की थी? सांख्य दर्शन के आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की थी? तो सांख्य दर्शन के आधार पर भट्ट नायक ने की थी। एक बार हम देख लेते हैं कि सबसे पहले भट्ट लोलट आते हैं। जल्दबाजी न करें, थोड़ा सा
क्योंकि क्रम से करते हैं तो हो जाता है। 1 नंबर पर भट्टलोलट है, 2 नंबर पर हमारे पास है शंकुक है, 3 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं भट्टनायक, और 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं अभिनवगुप्त। दर्शन की हम बात करें तो जो भट्टलोलट है इनका तो मीमांसा दर्शन था, शंकुक का था न्याय दर्शन, भट्टनायक का था सांख्य दर्शन, और अभिनवगुप्त का था शैव दर्शन। क्या पूछा यहां? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन उत्तर क्या रहेगा? भट्टनायक ही रहेगा। उत्तर क्या रहेगा? भट्टनायक ही रहने वाला है। वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ये क्या है? मेहरबानी है हमारे, चलो पढ़ लो साथ में पीपीटी बनाने वालों की। ये भी करवा ही देता हूँ, वैसे ये तो नींद में बना। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जो अपने आप उत्पन्न हो जाती है, वो कहलाती है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव कहलाती है सात्विक क्रियाएं या सात्विक अनुभाव। वैसे अनुभाव कौन से होते हैं? कायिक, वाचिक और आहार्य। कायिक क्या होते हैं? जब हम काया के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथों के द्वारा जब हम कुछ कहते हैं, व्यक्त करते हैं। अनुभाव क्या होते हैं? जब आश्रय जो होता है वो जो व्यक्त करता है वो अनुभाव के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो वो क्या है? कायिक जो होते हैं वो अनुभाव, कायी शरीर के द्वारा, चाहे मुंह से कहे, आंखों से कहे, जो भी कहेंगे वो अनुभाव में आएगा। जैसे है ना, वो कहत नटत रिज्जत खिजत मिलत खिलत, कहत नटत रिज्जत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। जो नैनों से बात की जाती है वो कायिक के अंतर्गत आती है। सात्विक में क्या होता है? जो अपने आप होते हैं, जैसे चेहरे का रंग उड़ जाना, पसीना आने लग जाना, ठीक है ना, स्तंभ हो जाना, तो ये स्वरभंग हो जाना, गला भर आना, ठीक है ना, कंपन होना, तो ये सारी की सारी बातें किस में आ जाती है? सात्विक में। वाचिक में क्या होता है? बोलकर जब हम अपने भाव व्यक्त करते हैं तो वो वाचिक में आता है। आहार्य होता है कि हम अपने भाव व्यक्त करने के लिए वैसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं, तो वो वैसा हो जाता है। तो वो वेशभूषा, आहार्य में वेशभूषा धारण करना होता है। ये चारों जो अनुभाव है। चित्रतुंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया था? तो किसने किया था? शंकुक ने किया था। किसने किया था? शंकुक ने किया था। अब देख लेता हूं कोई और प्रश्न। विभावानुभाव व्यभिचारी शोंगादर्श निष्पत्ति किस ग्रंथ से आया है? विभावानुभाव व्यभिचारी शोंगादर्श निष्पत्ति किस ग्रंथ से आया? तो किस ग्रंथ से आया? ये नाट्य शास्त्र से आया है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ये किसका है? भरत मुनि का है। भरत मुनि का है। किस काल का है? दूसरी शती ईस्वी पूर्व का है, ठीक है ना। साहित्य दर्पण किसका है? साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ का है, ठीक है ना। कौन सी काल है? 14वीं शती। रस गंगाधर किसका है? जगन्नाथ का। कौन सी शती है? रस गंगाधर जगन्नाथ 17वीं शती। दस रूपक किसका है? धनंजय का। सती दिमाग से निकल गया। 10 रूपक जो है वो धनंजय की रचना है। तो ये थे। अब ये और अच्छे प्रश्न हैं।
एक प्रश्न और आ गया, प्रतीति प्रकार व असंगत क्रम छांटिए। प्रतीति प्रकार व असंगत क्रम छांटिए। एक्चुअल में क्या है, पीपीटी वाले को ना मैंने साधारणीकरण और रस और निष्पत्ति तीनों पर प्रश्न बनाने के लिए भेजे थे कि ये प्रश्न है अलग अलग कि ये पीपीटी बना दो। उस महाशय ने क्या किया कि तीनों मिक्स कर दिए कहीं ना कहीं बीच बीच में, तो उससे हमें नुकसान तो कोई नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा क्योंकि तीनों करनी है, पर मैं लेकर ये आपको करवाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ी समस्या हो रही है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। प्रतीति प्रकार व असंगत क्रम छांटिए। सम्यक प्रतीति क्या होती है? ये प्रतीतियों के बारे में ये किसकी थी? ये वैसे तो शंकुक की थी। किसकी थी? शंकुक की। लेकिन शंकुक की इनकी जो व्याख्या की थी वो मम्मट ने की थी। किसने की थी? मम्मट ने। शंकुक कौन सी शती के थे? शंकुक 9वीं शती के थे, ठीक है ना। और मम्मट कौन सी शती के थे? वो 11वीं शती के थे, बाद में आए थे, इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। सम्यक प्रतीति, राम को राम समझना सम्यक प्रतीति है, ये तो बिल्कुल सही है। संशयात्मक प्रतीति, राम है या नहीं, बिल्कुल सही है। संशयात्मक प्रतीति में क्या होता है? राम है या नहीं है। मिथ्या प्रतीति में क्या हो? राम को श्याम समझना, बिल्कुल सही है ये तो। सादृश्य प्रतीति, राम जैसा समझना, ये भी सही है। तो असंगत की बजाय ये संगत क्रम कहना है यहाँ, और संगत की हम बात करते हैं तो उपयुक्त सभी है, संगत की हम बात करते हैं तो उपयुक्त सभी आ जाते हैं। निष्पत्ति का अर्थ है, बिल्कुल अलग आ गए प्रश्न। निष्पत्ति का अर्थ है, निष्पत्ति का अर्थ क्या है? आविर्भाव है, उत्पत्ति है, पूर्णता है, उपयुक्त सभी है। आविर्भाव है, उत्पत्ति है, पूर्णता है, उपयुक्त सभी है। तो निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। आविर्भाव भी है, उत्पत्ति भी है और पूर्णता भी है। आचार्य भट्ट लोलट कृत रस सूत्र व्याख्या को क्या संज्ञा दी गई है? भट्ट लोलट के रस सूत्र की व्याख्या को क्या संज्ञा दी गई है? तो उत्पत्तिवाद की संज्ञा दी गई है। आचार्य भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? आचार्य भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? तो निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? किसने? भट्ट लोलट ने अनुमिति माना है। तो अनुमिति किसने माना है? भट्ट लोलट ने। भुक्ति किसने माना है? भट्ट नायक ने। अभिव्यक्ति किसने माना है? अभिव्यक्ति किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। आचार्य भट्ट लोलट ने रस सूत्र की व्याख्या में प्रयुक्त संयोग शब्द, ये जो संयोग शब्द आया है इसका क्या अर्थ माना है? इसका अर्थ क्या माना है? किसने? भट्ट लोलट ने। किसने? भट्ट लोलट ने संयोग शब्द का अर्थ क्या माना है? तो भट्ट लोलट ने क्या माना है? भट्ट लोलट ने संयोग शब्द का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक माना है। क्या माना है? उत्पाद्य उत्पादक। भोज्य भोजक किसने माना है? भट्ट नायक ने। भोज्य भोजक किसने माना है? भट्ट नायक ने। अनुमाप्य अनुमापक किसने माना है? अनुमान्य अनुमाप्य अनुमापक की बात करें तो किसने माना है? शंकुक ने। व्यंग्य व्यंजक किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। किसके है ये? संयोग की, ठीक है ना। संयोग का शब्द का अर्थ, संयोग शब्द का अर्थ इधर साथ साथ में एक बार और आपको याद करवा दूं, निष्पत्ति शब्द का अर्थ किसका? निष्पत्ति शब्द का अर्थ, अच्छा ये तो बता ही चुका हूं
चलो यहाँ एक और बन जाएगा तो भट्ट नायक ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या माना है? भट्ट नायक ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या माना है? भट्ट नायक ने माना है उत्पत्ति। अच्छा, भट्ट नायक है क्या? भट्ट नायक ने भुक्ति माना है। निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति माना है, क्योंकि इनका भुक्तिवाद था, ठीक है ना। और शंकुक ने क्या माना है? शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ माना है अनुमिति। अभिनव गुप्त ने क्या माना है? अभिव्यक्ति, ठीक है ना। और भट्ट लोलट ने क्या माना है? भट्ट लोलट ने माना है उत्पाद्य, सॉरी उत्पत्ति। भट्ट लोलट ने क्या माना है? उत्पत्ति। ये चीज़ें ध्यान रखना, जैसे मेरे दिमाग ऐसे जैसे मैंने बोल दिया ना उत्पाद्य, कई बार ये गलती आप लोगों से भी हो सकती है, तो मैंने तो सुधार लिया, आप लोगों के पास सुधारने के लिए मौका नहीं होता, क्योंकि वहाँ वो हमारा सीट होती है। तो भट्ट लोलट ने क्या माना है? उत्पत्ति माना। बड़ा आसान सा है, लेकिन इनके शब्दों में ही हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, तो इजी वे में ध्यान रहे। आचार्य शंकुक की रस सूत्र व्याख्या का आधारभूत दर्शन क्या है? आचार्य शंकुक की रस सूत्र व्याख्या का आधारभूत दर्शन क्या है? एक नंबर रहेगा आचार्य शंकुक की। तो शंकुक का क्या था? शंकुक का था मीमांसा दर्शन। शंकुक का मीमांसा दर्शन था। न्याय दर्शन शंकुक का, ठीक, सॉरी शंकुक का, देखो बार बार गलती हो रही है। शंकुक का क्या था? न्याय दर्शन था। मीमांसा किसका था? भट्ट लोलट का। करने से पहले ना एक काम कर लेना, ये दर्शन आए ना तो नाम लिख के, इनके नाम लिख के, यहाँ ऐसे नाम लिख के चारों के आगे दर्शन लिख लेना। उससे क्या है कि गलती नहीं होती है, नहीं तो कई बार गलती होने के चांस रहते हैं। न्याय दर्शन किसका था? शंकुक का था। सांख्य दर्शन किसका था? भट्ट नायक का था। और वेदांत दर्शन किसका था? अभिनव गुप्त का। वेदांत दर्शन या शैव दर्शन अभिनव गुप्त का। अभिनव भारती और ध्वन्यालोकलोचन के रचयिता है। अभिनव भारती और ध्वन्यालोकलोचन के रचयिता है। कौन है अभिनव भारती और ध्वन्यालोकलोचन के रचयिता? तो अभिनव गुप्त है, आचार्य अभिनव गुप्त है। कौन है? आचार्य अभिनव गुप्त। दंडी की कौन सी रचना थी? दंडी की रचना थी काव्या दर्श, ठीक है ना। आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी थी? विश्वनाथ की रचना थी साहित्य दर्पण। और मम्मट की कौन सी रचना थी? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश याद रख लेना। काव्य प्रकाश और काव्य आदर्श दैस है, इसमें दंडी में दय का प्रयोग है, इसमें भी दय का प्रयोग है। इसमें देखो दय का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखा लेना बस, इससे क्या याद रह जाएगा। कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं नए बच्चे। महत्वपूर्ण बात है, देख ले एक बार। आचार्य भट्ट लोलट भरत मुनि के रस सूत्र में प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं। कौन? आचार्य भट्ट लोलट जो है वो भरत मुनि के रस सूत्र। क्या है भरत मुनि का रस सूत्र? विभावानुभाव व्यभिचारी शोंगादरस निष्पत्ति, ये रस सूत्र है कि प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं। भट्ट लोलट जो है वो प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं। इनका वर्तमान में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनके रस सूत्र की जो व्याख्या है, इन्होंने रस सूत्र की जो व्याख्या की थी, किसने? भट्ट लोलट ने। कि जानकारी हमें किस ग्रंथ से उपलब्ध होती है? इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से उपलब्ध होती है? अभिनव भारती से, ध्वन्यालोकलोचन से, काव्य प्रकाश से, उपयुक्त सभी से। तो किससे प्राप्त होती है? उपयुक्त सभी से। इसकी जानकारी जो है ना भट्ट लोलट का, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? हमें अभिनव भारती से भी होती है, ध्वन्यालोकलोचन से भी होती है, काव्य प्रकाश से भी होती है। अभिनव भारती और ध्वन्यालोकलोचन के तो रचनाकार कौन थे? अभिनव भारती। अभिनव गुप्त है क्या? ठीक है ना। अभिनव गुप्त का अभिनव भारती और ध्वन्यालोकलोचन दोनों अभिनव गुप्त के। और काव्य प्रकाश है, ये किसकी है? मम्मट की है।
ठीक है ना। इन सभी से इसके बारे में जानकारी, क्योंकि भट्ट रॉलेट जो है उनका खुद का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके बारे में क्या किया है, जो अभिनव गुप्त है उन्होंने अपने ग्रंथ अभिनव भारती और ध्वन्यालोकलोचन में, ठीक है ना, इनके बारे में लिखा है, या फिर मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है। वहीं से हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन्होंने उसके बारे में क्या कहा है। ठीक है। आचार्य भर्तमुनि के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? भट्ट नायक माने जाते हैं। तीसरे व्याख्याकार जो है वो भट्ट नायक माने जाते हैं। किस आचार्य ने रस निष्पत्ति के लिए, किस आचार्य ने रस निष्पत्ति के लिए अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व शब्द शक्ति का प्रयोग किया है? किस आचार्य ने रस निष्पत्ति के लिए अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व शब्द शक्ति का प्रयोग किया है? किसने किया है? किस आचार्य ने रस निष्पत्ति के लिए अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व शब्द शक्ति का प्रयोग किया है? किसने किया है? तो ये किया है, देखो सीधी सी बात है, अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व। अब भोजकत्व का नाम आते ही हमें याद आना चाहिए भुक्तिवाद या भोगवाद, और भुक्तिवाद भोगवाद किसका था? वो था भट्ट नायक का। तो उत्तर हमारा है भट्ट नायक, उत्तर हमारा है भट्ट नायक है। इसकी व्याख्या और देख लेते हैं थोड़ी सी, कुछ और अगर नोट्स में कुछ अलग से दिया हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। अभिधा है और क्या है? भावकत्व है तथा भोजकत्व है। अभिधा काव्यार्थ का ग्रहण। अभिधा में क्या होता है थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, ठीक है ना, लिखवा ही देता हूं। अभिधा ये किसने माने? भट्ट नायक ने। काव्यार्थ का ग्रहण होता है इसमें। कहने से तात्पर्य है काव्य का केवल अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो जब तक अर्थ ग्रहण नहीं होगा तो रस की अनुभूति तो होगी ही कहाँ? पहले अर्थ ही नहीं आएगा तो रस की अनुभूति कहाँ हो? कहने से तात्पर्य है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चल रहा कि है क्या, उसका अर्थ ही नहीं आ रहा। अब तमिल बस मान लो संस्कृत में लिखी हुई कोई चीज़ है, ठीक है ना, और हमें उसका अर्थ नहीं आ रहा, तो हम उसका भाव कैसे ग्रहण कर पाएंगे? हमें अनुभूति कैसे होगी? ठीक है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें नहीं आता पढ़ना, तो फिर कैसे? तमिल में लिखा हुआ है, तेलुगु में लिखा, कन्नड़ में लिखा हुआ है, हमें पढ़ना ही नहीं आता, तो हम भाव को कैसे अनुभव कर पाएंगे? तो ये है कि अभिधा में क्या रहता है? केवल काव्यार्थ का, काव्य का जो अर्थ है उसका ग्रहण किया जाता है। दूसरा है भावकत्व। भावकत्व में क्या रहता है? भावकत्व में क्या रहता है? भावकत्व में विभाव, अनुभाव। विभाव अनुभाव रहते हैं। विभाव अनुभाव से तात्पर्य भावकत्व जो है उसके अंदर भाव का ज्ञान होना, और भाव कहाँ से होता है? वो होता है विभाव और अनुभाव से। विभाव में क्या आते हैं? विभाव में वो चारों भाव आते हैं। विभाव में क्या आते हैं? वो चारों भाव। विभाव में आलंबन और आश्रय आते हैं, सॉरी, विभाव में आलंबन और आश्रय आते हैं। अनुभाव में वो चारों भाव आते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ठीक है ना। फिर आता है 3 नंबर पर भोजकत्व। भोजकत्व में क्या रहता है? भोजकत्व में सहृदय पाठक रहते हैं। सहृदय पाठक मतलब जो इसका भोजन करते हैं, कहने का मतलब जो रस का आनंद लेते हैं। तो भट्ट नायक के अनुसार रस का आनंद लेने वाला कौन होता है? प्रेक्षक होता है। सहृदय या प्रेक्षक कह सकते हैं। क्या होता है? प्रेक्षक। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रख लेना कि अगर
नाम आए, ये इसी से संबंधित है, ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूल जाते हैं। वो क्या बात है, वो ये है कि अगर नाम आए भट्टलोलट का, ठीक है ना, क्योंकि रस की अवस्थिति से संबंधित भट्टलोलट, फिर आएगा नाम शंकुक का, फिर आएगा नाम भट्टनायक का, फिर आएगा नाम अभिनव गुप्त का। ठीक है ना, तो अगर भट्टलोलट का नाम आए तो लिख देना अनुकार्य, अर्थात मूल पात्र राम आदि, ठीक है ना। और शंकुक का नाम आए तो लिख देना अनुकर्ता नट आदि। भट्टनायक का नाम आए तो लिख देना प्रेक्षक या पाठक आदि। और अभिनव गुप्त का नाम आए तो लिख देना सहृदय या सामाजिक, ठीक है ना। अगर भट्टनायक का नाम आए तो स्पेशल नाम आए तो प्रेक्षक लिखना है, और अभिनव गुप्त के लिए सहृदय सामाजिक आए तो ये लिखना है। लेकिन वैसे भट्टनायक ने क्या मानी है, किस में मानी है, रस की अवस्थिति। रस की अवस्थिति प्रेक्षक में, प्रमाता में, और सहृदय में, पाठक में, दर्शक में, ठीक है ना, इन सभी में, सामाजिक में, इनमें मानी है। और वहीं अभिनव गुप्त ने भी किया है, प्रेक्षक में, प्रमाता में, सहृदय में, सामाजिक में रस की अवस्थिति मानी है, मतलब सामने जो बैठता है उसमें। अनुमान से रस अनुभूति, अनुमान से रस अनुभूति संभव नहीं है, ठीक है ना। अनुमान से किसने किया था, अनुमान से, अनुमान की बात किसने की थी, शंकुक ने। लेकिन यहां कोई बंदा ये कह रहा है कि अनुमान से रस की अनुभूति संभव नहीं है। धुएं को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान किया जा सकता है, धुएं को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान तो किया जा सकता है, लेकिन धुएं की गर्मी नहीं महसूस हो सकती। उसी प्रकार चित्र के घोड़े को मान लेने पर भी उस पर सवारी नहीं हो सकती। विचित्र के घोड़े को घोड़ा मान लेने पर भी, ये शंकुक का जो अनुमितिवाद था या चित्र तुरंग जो न्याय था उसके विरोध में लिखा गया। किसने लिखा है वो बताना है। मिष्ठान का चित्र देख लेने से उसका स्वाद नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त बहुत से आलंबन ऐसे भी होते हैं जिनके प्रति हमारा भाव पवित्र होता है, जैसे राम, सीता आदि। उनकी रति भावना आदि का अनुमान करके उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है। उपयुक्त कथन द्वारा शंकुक के मत का खंडन किसने किया था। इस मत के द्वारा खंडन जो है वो किसने किया था, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त से लिया गया है प्रश्न। तो किसने किया था, ये किया था आचार्य भट्टतोत ने। किसने विरोध किया था, आचार्य भट्टतोत ने विरोध किया था। उसने कहा था कि भी चित्र को देखकर हम घोड़े के चित्र का देखकर घोड़े का अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी सवारी नहीं कर सकते, इसलिए उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी तरह से हम मिठाई को देखकर मिठाई के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है ना। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन धुएं की तपन नहीं मिल सकती। और उसी तरह से कुछ ये भी होता है कि कुछ हमारे लिए पूजनीय होते हैं, तो उनमें हम उसी तरह से रस आदि की अनुभूति नहीं कर सकते। जैसे राम सीता के रति आदि के जो भाव है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। आरोपवाद की संज्ञा किस वाद को दी गई है, आरोपवाद की संज्ञा किस वाद को दी गई है, तो आरोपवाद की संज्ञा उत्पत्तिवाद को दी गई है। किसका है ये, भट्टलोलट का है। यद्यपि विद्वानों ने भट्टलोलट के मत को उत्पत्तिवाद नाम दिया है। यद्यपि विद्वानों ने भट्टलोलट के मत को उत्पत्तिवाद का नाम दिया है, किंतु हमारे विचार से यह नाम भ्रामक है। अर्थात भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद को भ्रामक किसने माना है, भट्टलोलट के मत उत्पत्तिवाद को भ्रामक किसने माना है, क्योंकि आचार्य भट्टलोलट ने केवल उत्पत्ति की प्रक्रिया को अपितु न केवल भट्टलोलट ने न केवल उत्पत्ति की प्रक्रिया को अपितु पुष्टि और प्रतीति की प्रक्रिया को भी
मान्यता प्रदान की है। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? तो किस आचार्य का है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। रस सूत्र के किस व्याख्याकार ने रस निष्पत्ति मूलतः ऐतिहासिक पात्रों में मानी है? रस सूत्र के किस व्याख्याकार ने रस निष्पत्ति मूलतः ऐतिहासिक पात्रों में मानी है? तो किसने मानी है? वो है भट्ट-लोलट ने। मूल रूप से तो इन्होंने ही मानी है, मूल रूप से तो इन्होंने ही मानी है। कुछ लोग एक नाम और भी बताते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो आप प्रमुख रूप से तो भट्ट-लोलट ही करेंगे सबसे पहले तो। क्योंकि ऐतिहासिक का मतलब दूसरे कौन हो सकते हैं? दूसरे ज़्यादा ज़्यादा शंकुक हो सकता है, आचार्य भट्ट-लोलट हो सकते हैं, या दूसरे ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत शंकुक हो सकते हैं। क्योंकि अभिनव गुप्त ने तो किसमें मानी है? सहृदय पाठक में। जो पाठक है वो ऐतिहासिक नहीं हो सकते, इसलिए वो तो हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। सहृदय पाठक जो है वो तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है ना। आचार्य विश्वनाथ ने इससे संबंधित कोई मत रखा ही नहीं है। अब पीछे बचते हैं शंकुक और रहते हैं दूसरे भट्टनायक। तो भट्टनायक ने भी सहृदय सामाजिक में मानी है, ठीक है ना, प्रेक्षक में मानी है, तो वो भी नहीं हो सकते। क्योंकि प्रेक्षक या सहृदय सामाजिक वो तो हमेशा उपस्थित रहते हैं, वो ऐतिहासिक नहीं हो सकती। अब शंकुक जो है इन्होंने भी अनुकर्ता में अभिनेता में मानी है, ठीक है ना, तो ये भी ऐतिहासिक नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि इसमें भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको भी शंकुक को जो रस की अवस्थिति है, कुछ साथी हिंदी साहित्य कोश में तो ऐसा नहीं लिखा है, वहाँ तो ये लिखे है कि आचार्य शंकुक रस की अवस्थिति अनुकर्ता में ही मानते हैं। लेकिन कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि रस की अवस्थिति ये भी अनुकार्य में ही मानते हैं, भट्ट-लोलट की तरह। ऐसी स्थिति में ये इनका नाम भी ऐतिहासिक पात्रों में आ जाता है। तो कुछ न कुछ ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा गौर मत करना, मेन भट्ट-लोलट ही रहेगा। तो ये थे हमारे रस निष्पत्ति के प्रश्न। इसके बाद हमारे साधारणीकरण के रहेंगे। कोशिश करूंगा कुछ ट्रिकें वगैरह ला के आपका आसान कर दूं काम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर अवश्य किया करो बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।